हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 सितंबर से एक नया चैनल शुरू हो रहा है, जहाँ आपको हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। वहाँ आपको डर, सस्पेंस और रोमांच का ऐसा अनुभव मिलेगा जो अंत तक आपको कहानी से जोड़े रखेगा। मेरी आप सबसे बस यही गुजारिश है कि जैसे आपने इस चैनल पर हमेशा मुझे समर्थन दिया है, वैसे ही नए चैनल पर भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कहानियाँ आपको बहुत पसंद आएंगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, मुलाकात होगी 1 तारीख से नए हॉरर चैनल पर। और दोस्तों, अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जो हमेशा की तरह इस चैनल पर आपके लिए है। आज मैं खिलौनों की दुकान पर अपनी भतीजी के लिए कुछ खिलौने देख रही थी। मैं हूँ स्वाति खुराना। करीब 4 साल बाद अपने घर पर आना हुआ है। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया, इस जगह में भी और मेरी ज़िंदगी में भी। अपनों के नाम पर अगर कुछ बचा है तो वो है अकेलापन। लेकिन जब घर आई हूँ तो भाई की फैमिली के लिए गिफ्ट लेना तो बनता ही था। सबके लिए तो ले ही लिया, लेकिन छोटी प्रिंसेस के बारे में किसी ने मुझे बताया ही नहीं। शायद ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। जब मैंने भैया को अपने आने की खबर देनी चाही तो फ़ोन उसी प्रिंसेस ने उठाया और मुझे सब समझ आ गया। खैर, मैं दुकान में इधर उधर नज़र घुमा ही रही थी कि उसके लिए क्या लूं। तभी एक 2 साल का बच्चा आकर मुझसे टकरा गया। मैं उसकी तरफ मुड़ी तो वो मुझे देखकर हंसा और तुतलाती आवाज़ में बोला, सॉरी आंटी। उसके चेहरे पर ही मेरी नज़र ठहर गई। वही आंखें, वही तीखी नाक, वैसे ही भूरे घुंघराले बाल और होठों पर वही प्यारी मुस्कान जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठी और धीरे से पूछा, आप किसके साथ आए हो। वो कुछ बोलता तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कबीर, कहाँ भाग जाते हो बार बार। वो शख्स आगे आया और उसे देखकर मेरी भी हालत वैसी ही हो गई जैसी उसकी। हमारी आंखों में नमी उतर आई। मैंने धीरे से कहा, नवीन तुम। तभी वो बच्चा पापा पापा कहते हुए नवीन की गोद में चढ़ गया। मैं उसके पास आई और बोली, तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है। नवीन ने बस कहा और बिना कुछ बोले कबीर को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मैं भी सामान लेकर घर लौट आई। सबसे मिलकर अच्छा लगा। माँ पापा के गुजर जाने के बाद आज पहली बार घर आई थी। उनकी कमी बहुत खल रही थी, लेकिन भाभी बहुत अच्छी लगी। और निधि, उनकी बेटी, वो तो जैसे घर की रौनक ही बन गई थी। बिल्कुल कबीर की उम्र की ही थी। कबीर का नाम आते ही नवीन की याद भी आ गई और फिर याद आए स्कूल के वो दिन और हमारा वो नादान प्यार। स्कूल जहाँ पढ़ाई के साथ साथ हमारे बचपन से लेकर जवानी तक की कहानियाँ भी जन्म लेती हैं। पहला क्रश, कच्ची उम्र का आकर्षण और ट्यूशन सेंटर जहाँ पढ़ाई से ज़्यादा बाकी सब होता है। न जाने कितनी प्रेम कहानियाँ वहीं बनती और पिघल जाती हैं। सबसे मिलकर मैं अपने कमरे में आ गई। जैसे ही कमरे की लाइट बंद की, अचानक कानों में नमीन की आवाज़ गूंज उठी, अंधेरे से डर लगता है मुझे। ना चाहते हुए भी मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। इस अंधेरे के नाम पर उसकी कितनी खिंचाई करती थी मैं। डर तो मुझे भी लगता था अंधेरे से, लेकिन आज इसी अंधेरे में सुकून मिलता है। मैं लेट गई और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और फिर उन सुनहरे दिनों की यादों में खो गई। साल 2004, चंडीगढ़। रिया, गोमती, आलोक, जसविंदर और मैं स्वाति, हम पांचों का ग्रुप पूरे स्कूल में मशहूर था। पढ़ाई की वजह से बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी शरारतों की वजह से। हाँ, पढ़ाई में भी एवरेज ही थे। टीचर से लेकर स्टूडेंट्स तक कोई ऐसा नहीं था जिसकी नाक में हमने दम ना किया हो। 10वीं क्लास, सेक्शन ए। मई का महीना, चिलचिलाती धूप और क्लासरूम में धीरे धीरे हवा देते बस 2 पंखे। असेंबली के बाद सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठे टीचर का इंतज़ार कर रहे थे। कोई किताब खोलकर बैठा था, कोई गप्पे हाँक रहा था। और क्लास की सबसे बड़ी समस्या, फर्स्ट कम फर्स्ट सिटिंग। तभी हमारे क्लास टीचर दाखिल हुए। उनके साथ कोई नया स्टूडेंट भी था। बिखरे भूरे घुंघराले बाल, गहरी काली आंखें, तीखी नाक और दिलकश मुस्कान। वो मेरे सामने खड़ा था। उसे देखकर क्लास की लगभग सारी लड़कियां आहें भरने लगी। तभी सर की आवाज़ गूंजी,
साइलेंस, ये थे हमारे इंग्लिश के टीचर। असली नाम तो किसी को याद ही नहीं था, सब उन्हें काले बालों वाला अंग्रेज़ कहते थे। वजह, वो कभी हिंदी में बात ही नहीं करते थे, बस इंग्लिश टू इंग्लिश। उनकी क्लास में नींद आना तो लाजमी था। उन्होंने साइलेंस ऐसे बोला जैसे हम उनकी बात सच में मान लेंगे। कुछ पढ़ाकू बच्चों ने मान भी ली, पर हम लोगों ने तो बिल्कुल नहीं मानी। सर ने हमें इग्नोर किया और बोले, ही इज़ नवीन ठाकुर फ्रॉम नैनीताल। तभी कमल बोला, सर नैनीताल हो या झुमरी तलैया, बनना तो इसका पोपट ही है। पूरी क्लास हंसती। सर ने कमल को घूरा और नवीन को खाली सीट पर बैठने का इशारा किया। वो सीट मेरे बगल वाली थी, क्योंकि मैं लेट आई थी इसलिए अकेली बैठी थी। नवीन चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गया। मेरी धड़कनें और तेज़ हो गई। आखिर वो था ही इतना हैंडसम। इंग्लिश की क्लास ख़त्म हुई तो सबकी नींद टूटी। अब साइंस का पीरियड था। वो सर इतने शर्मीले थे कि हमने उनका नाम शर्मिला टैगोर रख दिया था। नवीन ने मुझसे पूछा, अब किसकी क्लास है? उसके इतना कहते ही कमल हंस पड़ा और मैंने उसकी कमर पर मुक्का मारा। मैंने नवीन से कहा, शर्मिला टैगोर की। वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। इतने में सर क्लास में आ गए। नया चैप्टर शुरू होना था तो उन्होंने पूछा, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे आप सब? पूरी क्लास जैसे एक साथ चिल्लाई, रिप्रोडक्शन। और फिर पूरी क्लास में ठहाके गूंज उठे। सर का चेहरा लाल हो गया। नवीन भी मुस्कुराने लगा। गोमती बोली, इन्हें साइंस का टीचर किसने बना दिया यार? रिया ने कहा, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। सर किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर ही रहे थे कि इतनी शर्म आई कि क्लास छोड़कर बाहर चले गए और क्लास में हंसी का तूफान गूंज उठा। उसमें नवीन की हंसी भी शामिल थी। ये याद आते ही मैं नींद में ही मुस्कुरा दी, लेकिन अचानक आँख खुली और मैं बैठकर रोने लगी। मन ही मन बोली, ढंग से हाय तक नहीं बोला मुझसे, शायद अब भी नाराज़ है। कुछ देर बाद मैं फिर लेट गई, लेकिन नवीन का मासूम चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा और मैं फिर से यादों में खो गई। ऐसे ही दिन बीतते गए। नवीन ज़्यादातर मेरे पास ही बैठता। उस दिन भी हम साथ बैठे थे। कमाल की बात ये थी कि उसने अभी तक मुझसे मेरा नाम तक नहीं पूछा था, पर हाँ, उसे पता ज़रूर चल गया था। उस दिन छुट्टी हुई तो हम पांचों स्कूल से बाहर निकलकर ट्यूशन पर मिलने का प्लान बनाने लगे। फिर सब अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। मैं गुनगुनाते हुए जा रही थी, भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। तभी देखा मेरे साथ साथ नवीन भी वही गाना गुनगुना रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो वो बोला, अच्छा गाना है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आजकल हर जगह यही चल रहा है, क्या तुम्हारे नैनीताल में भी चल रहा है? नवीन ने कहा, हाँ। फिर मैंने पूछा, वैसे तुम यहाँ मिड टर्म में कैसे? वो बोला, पापा का ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? मैं मुस्कुराई, स्वाति खुराना। ये सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसे पहले से ही मेरा नाम पता था। फिर बाय बोलकर एक गली में मुड़ गया। औपचारिक बातों से शुरू हुआ ये सफ़र कब आपसे तू तक आ पहुँचा पता ही नहीं चला। अब तो नवीन भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन चुका था। फ़र्क बस इतना था कि वो पढ़ाई करता था और हम सब उसका चेहरा देखते रहते थे। शाम के वक्त नवीन अपने घर की छत पर बैठा स्वाति के बारे में सोच रहा था। इतने सालों बाद अचानक सामने आकर वो थोड़ा कंफ्यूज तो हुआ, लेकिन पहचानने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नवीन मन ही मन बोला, अभी भी बिल्कुल वैसी ही है, अल्हड़ सी। लेकिन उसे देखकर एक बार भी नहीं लगा कि उसकी शादी हो गई है। पता नहीं हुई भी है या नहीं। घर तो पास में ही है उसका, लेकिन मैं तो कई सालों से इस तरफ आया ही नहीं था। वो चाहता तो था कि अपने घर में किसी से पूछे, पर पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अतीत में बहुत कुछ हो चुका था। अगर वो पूछता तो पुराने ज़ख्म फिर से हरे हो जाते। घर में सन्नाटा और मातम पसर जाता और उस पर वही पुराने झूठे इल्ज़ाम फिर से लग जाते जो सालों पहले लगाए गए थे। अचानक ही नवीन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़ा तो देखा उसका 2.5 साल का बेटा कबीर अपनी किताब लिए खड़ा था। नवीन ने उसे पास बुलाया और होमवर्क कराने बैठ गया। तभी उसे याद आया कि ऐसे ही वो स्वाति का भी होमवर्क करवाता था। बदले में स्वाति कभी 10 तो कभी 20 रुपये दे देती।
धीरे धीरे वो रुपये बदलकर किसी और चीज़ में तब्दील हो गए थे। उसी पल को याद करके वो हल्के से मुस्कुरा दिया। ट्यूशन सेंटर के बाहर एक चाट वाले के ठेले पर स्वाति और उसका ग्रुप खड़ा था। सब बहस कर रहे थे कि आज चाट कौन खिलाएगा। जब बहस झगड़े में बदलने लगी तो नवीन ने आगे बढ़कर उनकी चाट स्पॉन्सर कर दी और उसके बाद से ही वो उन सब का परमानेंट बैंक बन गया। वजह साफ थी, उसका परिवार बाकी सबकी तुलना में ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल था। उसने मना भी नहीं किया, आखिर उसे भी तो खुशी मिलती थी। सबने मिलकर चाट खाई। फिर स्वाति बोली, चलो अब मैं चलती हूँ। नवीन चौंक कर बोला, पर तुम्हारी ट्यूशन क्लास? स्वाति हंसते हुए बोली, उसका टाइम तो निकल गया। नवीन को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके परिवार में सब सरकारी नौकरी वाले थे, इसलिए उसे पढ़ाई की अहमियत अच्छे से पता थी। लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसने स्वाति, रिया और गोमती को पढ़ाना शुरू कर दिया। रिया और गोमती तो पढ़ाई में ध्यान देती थी, लेकिन स्वाति बस उसी को देखती रहती। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते नवीन ने कहा, इस साल बोर्ड है, पढ़ ले स्वाति। स्वाति चिढ़कर बोली, अब तू भी घर वालों जैसा मत बोल, सुन सुनकर कान पक गए हैं। बोर्ड है, कोई राक्षस नहीं जो सबको डराया हुआ है। नवीन मुस्कुराकर बोला, अच्छा ठीक है, ला तेरा होमवर्क कर दूं। इस बात पर स्वाति बोली, तू मेरा कर देता है पर खुद का कब करता है? स्कूल में ही कर लेता हूँ। कब? जब तू सबके साथ रिप्रोडक्शन पर गहन विचार कर रही होती है। अच्छा सुन, मैथ्स का कर लिया तूने? मैं करूँगी तो तू क्या करेगा? इतना भी मुश्किल नहीं है, स्वाति हंसते हुए बोली। हट, इससे अच्छा तो मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन लूँ, वो मेरे लिए आसान है। पर मैथ्स कभी नहीं समझ आएगा। नवीन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तभी स्वाति बोली, कल जल्दी आना है स्कूल में। नवीन बोला, तू कहे तो मैं सोऊं ही ना। स्वाति उठते हुए बोली, तेरी मर्जी। होमवर्क करवाने की एवज में स्वाति ने उसके गाल पर अपनी छाप छोड़ दी थी। वो पल याद करते ही नवीन का हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चला गया। तभी कबीर ने उसे हिलाकर कहा, पापा आपके गाल को क्या हुआ? आपने हाथ क्यों लगाया वहाँ? नवीन की आंखें अचानक भर आई। उसने कबीर को गोद में उठाया और नीचे चला आया। इधर किचन में काम करते हुए स्वाति भी नवीन को सोच रही थी। अपनी भाभी का हाथ बटाते बटाते अचानक एक याद आई और वो हंस पड़ी। नवीन अक्सर उससे पूछता था, भूख लगी है, बताना क्या लाई है। जब से उसे पता चला था कि नवीन की माँ नहीं है, तब से वो रोज़ अपना लंच उसे दे देती थी। नवीन सिर्फ दूध पीकर ही घर से निकलता था। दूसरे पीरियड में, मतलब साइंस की क्लास में, वो, नवीन और बाकी चारों मिलकर लंच कर रहे थे। टीचर शर्मिला टैगोर बोर्ड पर लिखने में बिजी थी। जैसे ही आलू के पराठे और अचार की खुशबू फैली, उन्होंने पलटे बिना ही हमें खड़ा कर दिया। नवीन भी हमारे साथ खड़ा था। ये देखकर वो खुद सदमे में था। उसकी शक्ल देखकर हम सब हंसने लगे। हमारी तरफ से नवीन ने बोला, सॉरी सर, सुबह नाश्ता नहीं किया था। कुछ देर बाद हम सब क्लास के बाहर खड़े थे। हम पांचों तो खुश थे कि बहाना मिल गया, लेकिन नवीन के लिए यह नया था। पर धीरे धीरे उसे भी आदत हो गई। एक दिन ऐसे ही खड़े खड़े नवीन ने मुझसे नंबर मांगा। मैं बोली, मेरे पास फ़ोन नहीं है। घर में किसी के पास तो होगा? हाँ, एक पापा के पास और एक मम्मी के पास, दोनों ही सार्वजनिक फ़ोन। मेरे जवाब पर वो हंस पड़ा। मैंने कहा, हंस क्यों रहा है? तेरे पास भी तो नोकिया 1100 ही होगा ना? हाँ वही है, पर सार्वजनिक नहीं है। मैंने मुंह बनाया तो उसने कहा, नंबर तो दे। मैंने जल्दी से नंबर बोला और उसने बिना लिखे याद कर लिया। यही फ़ायदा था उसके इंटेलिजेंट होने का। मैंने उससे कहा, लेकिन जब तक इमरजेंसी ना हो कॉल मत करना। क्यों? इनकमिंग तो फ्री है। हाँ, पर तेरी आउटगोइंग की वजह से मैं घर से आउट हो जाऊंगी। नवीन ने हंसते हुए सिर हिलाया तो मेरे दिल में हल्की सी गुदगुदी हुई। उसी वक्त भाभी की आवाज़ आई, किसका नंबर? मैं हड़बड़ा गई। किसी का नहीं भाभी। भाभी ने मेरी हालत भांपते हुए कहा, तुम्हारे भैया ने सब बताया है मुझे। उसकी बीवी 2 महीने के बच्चे को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। तभी से वो अब यहाँ आया है कुछ दिन पहले, शायद त्योहार की वजह से। गली में हर तरफ उसी की बातें हो रही हैं। ये सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। जिसकी जान बचाने के बदले मुझसे कीमत मांगी गई थी, उसी के लिए उसके पापा ने ऐसी लड़की ढूंढी थी। कुछ ही दिन बाद होली का त्यौहार था।
जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी। शायद नवीन भी इसी वजह से आया था। उसके बारे में जानकर उससे मिलने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन मन में डर भी था, शायद वो मुझे गलत समझता होगा। आखिर कौन कौन से इल्ज़ाम नहीं लगाए गए थे हम दोनों पर। मैं अगले दिन निधि को लेकर बाज़ार निकली। शाम का वक्त था, थोड़ी खरीदारी करनी थी और सोचा था घूमने से मन भी हल्का हो जाएगा। लेकिन बाहर जाकर हालात और बिगड़ गए। घर से थोड़ी ही दूर चली थी कि उसी गली में पहुंच गई जिसके नुक्कड़ पर वो अक्सर मेरा इंतज़ार करता था। एक बार मैंने उसे वहाँ खड़े देखा तो पूछा, ओए डब्बे, यहाँ क्या कर रहा है? नवीन चिढ़कर बोला, तेरा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों? पता नहीं, चल अब लेट हो जाएंगे। धीरे धीरे ये रोज़ का सिलसिला बन गया। हम स्कूल साथ जाते साथ आते। वो कभी मुझे बुढ़िया के बाल खिलाता, कभी गोलगप्पे, पर उसकी वजह से बाकी चारों को भी खिलाना पड़ता, जो उसने कभी मना नहीं किया। समय गुजरता गया। अब हाल ये था कि स्कूल से घर आने का मन ही नहीं करता था। छुट्टी के दिन तो पूरा दिन उदासी छा जाती, सिर्फ मेरे नहीं बल्कि नवीन के चेहरे पर भी। मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी, बस उसे देखती रहती थी। इसलिए उसने मेरी ट्यूशन फिर से शुरू करवा दी। इसके लिए मैंने उसी के सामने उसे ढेरों गालियाँ दी, क्योंकि जब से वो पढ़ाने लगा था मैं ट्यूशन के पैसे अपने पास रख लेती थी। अब वही पैसे देने पड़ रहे थे। मैं चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा जादू था कि मैं कभी इनकार ही नहीं कर पाती थी। मुंह बनाते हुए भी उसकी बात मान लेती थी। कई दिन तक मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन वो स्वीटी स्वीटी कहकर मनाता रहा। जैसे मैं उसे डब्बा बुलाती थी, वैसे ही उसने मुझे स्वीटी बुलाना शुरू कर दिया था। और सच कहूँ, उसके मुंह से अपना नाम सुनकर पहली बार अपने नाम पर गर्व महसूस हुआ। स्वाति और नवीन की स्वीटी। तभी पीछे से आवाज़ आई, स्वीटी सुन तो। मेरी तंद्रा टूटी। याद आया कि निधि भी मेरे साथ है, पता नहीं कब से मुझे बुला रही थी। मैंने पीछे देखा तो मेरी बचपन की सहेली गोमती दौड़कर मेरे पास आई। मुझे गले लगाकर बोली, कितनी बार तेरे घर गई पर तू वापस आई ही नहीं। ऐसा भी कोई करता है क्या? मैंने मुस्कुराकर उसे अलग किया और पूछा, तेरी शादी नहीं हुई अभी तक? गोमती इतराते हुए बोली, हो गई है, होली की वजह से मायके में आई हूँ। अच्छा चल मेरे साथ बाज़ार चल, तुझसे बातें भी हो जाएंगी। अभी नहीं, फिर कभी घर आऊँगी, अभी जाना है, माँ को बिना बताए आई हूँ। ठीक है। गोमती चली गई तो मैं भी निधि को लेकर आगे बढ़ गई। एक बार तो मन किया कि उसकी गली से होकर निकलूं, क्या पता उसे देख लूं, पर अगले ही पल ये ख्याल मैंने झटक दिया और बाजार की तरफ बढ़ गई। खरीदारी में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस छोटा मोटा सामान लिया और वापसी की तरफ निकल पड़ी। उसकी गली के बाहर आकर फिर रुक गई। वहीं एक पानी वाला खड़ा था। उसे देखकर निधि ने पानी मांगा। तभी मुझे होश आया कि बच्ची कब से मेरे साथ घूम रही है और मुझे उसकी भूख प्यास का ध्यान ही नहीं रहा। मैंने उसे पानी पिलाया और खुद उसकी गली के अंदर झांकती रही। निधि ने चलने को कहा तो दिल ना होते हुए भी कदम उसकी गली के अंदर चले गए। थोड़ी दूरी पर उसका घर था। अब रात होने लगी थी और निधि मेरा हाथ पकड़े हुए चल रही थी। उसके घर से 2 कदम पहले मैं रुक गई। निधि अभी भी मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी। मैंने उसके घर की तरफ देखा तो वो पुरानी याद सामने आ गई। कैसे उसके पापा ने ही हमें अलग करने के लिए उसके सिर पर बंदूक तान दी थी। अंतर्जातीय प्रेम विवाह उस समय पाप माना जाता था। हमें वो पाप करने से रोकने के लिए हमें समाज और परिवार की बलि चढ़ा दी गई। वो बार बार कहता रहा कि मैं उन सब की बात ना मानूं। उसका कहना था कि वो लोग उसे कुछ नहीं करेंगे। पर जब उसके चाचा ने उसके पैर के पास गोली चलाई तब जाकर मैं टूट गई। मैंने हार मान ली। वो मुझे बार बार रोकता रहा, पर मेरे घरवाले मुझे खींच कर ले गए और वो घुटनों के बल बैठकर चीखता रहा। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए और ज़ोर ज़ोर से ना ना कहते हुए सिर हिलाने लगी। मेरे हाथ से सारा सामान नीचे गिर गया और निधि मुझे देखकर रोने लगी। किसी ने मुझे कंधे से पकड़कर झकझोरा, तब जाकर मैं वर्तमान में लौटी। आंखें खोली तो सामने नवीन खड़ा था। मैं उसे भीगी आंखों से देखती रही और फिर उसे छूकर महसूस करने लगी। गोली तो नहीं लगी ना तुम्हें? उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? मैंने कह दिया था उनसे कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी।
अब वो लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अतीत की यादों में खोई मैं ना जाने क्या क्या बकती चली गई। उसने नीचे गिरा हुआ सामान उठाया, मेरी बाँह पकड़ी और लगभग खींचते हुए गली से बाहर ले आया। उसके खींचने से मैं होश में आई। उसने पानी वाले से पानी लिया, मुझे पिलाया और बोला, क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? देखो तुम्हारी बच्ची रो रही है। मैंने निधि की तरफ देखा तो सच में वो बहुत रो रही थी। मुझे इस हाल में देखकर डर गई थी। मैंने उसे गोद में लिया तो वो बोली, बुआ आप अचानक रोने क्यों लगी? उसके मुंह से बुआ सुनकर मैंने चौंक कर नवीन को देखा। उसने मुझे देखा और फिर बोला, ये तुम्हारी भतीजी है क्या? नवीन का ये सवाल सुनकर मैंने उसकी आंखों में देखा। जो आंखें अभी तक भावहीन थी उनमें अब एक चमक आ गई थी। वो बोला, यहीं रुकना, मैं अभी आया। वो गली के अंदर चला गया और मैं निधि को गोद में लेकर वहीं खड़ी रही। एक पल को मन हुआ कि निकल जाऊं, कदम भी आगे बढ़ाए, पर तभी निधि बोली, बुआ सामान तो उन अंकल के पास ही रह गया। अब इंतज़ार के सिवा कोई चारा नहीं था। इंतज़ार तो मैंने उसका कितना किया था, हाँ, पर कभी यूं सड़क पर खड़े होकर नहीं। जब वो बाइक लेकर आता और हम दोनों उस पर निकल पड़ते। एक बार सर बोर्ड पर नोट्स लिख रहे थे तो उसने मुझसे धीरे से कहा, कल मेरा बर्थडे है तो पार्टी तू देगा। नवीन माथा पकड़कर बोला, बस खाने की पड़ी रहती है तुझे, खिला दूंगा। उसने खिला दूंगा गुस्से से बोला। तब समझ आया कि वो कुछ और कहना चाहता था। अच्छा तो बताओ क्या बात है? पापा ने नई बाइक दिलाई है। कौन सी? स्प्लेंडर प्लस। उसकी पार्टी दे दूंगा मैं। नवीन गर्दन हिलाने लगा तो मैं बोली, अब क्या हुआ? आज शाम को 5 बजे चलेगी मेरे साथ बाइक पर? कहाँ? मॉडल टाउन में गेड़ी मारेंगे। इतना बोलकर वो हंस पड़ा तो मैं भी हंस पड़ी। मैंने धीरे से कहा, हाय पागल सा सोना पहाड़ी मुंडा, चंडीगढ़ आकर पंजाबी बोल रहा है। चल ठीक है फिर बाहर वाली सड़क पर मिलना 5 बजे। शाम को ट्यूशन बंक करके मैं वहाँ अपने ग्रुप के साथ पहुँच गई। ये देखकर उसका मुंह बन गया और बोला, मेरे पास बाइक है, स्कॉर्पियो नहीं जो इतने लोगों के लिए आई। मैं हंसते हुए बोली, अरे टेंशन मत ले, कमल और जसविंदर अपनी बाइक लेने गए हैं। रिया और गोमती उनके साथ चली जाएंगी। उसने मुंह बनाया और बाकी सबके आते ही हम चल पड़े। शाम का वक्त, ठंडी हवा, नवीन का साथ और मेरे हाथ में आइसक्रीम जो उसने बड़ी मुश्किल से दिलाई थी क्योंकि अभी भी हल्की ठंड थी। मैं खुद भी खा रही थी और उसे भी खिला रही थी। हमारी सवारी जाकर रुकी मैकडॉनल्ड्स पर जहां नवीन ने पार्टी दी। उस दिन के बाद से मैकडी जाना आम हो गया था, कभी अकेले कभी दोस्तों के साथ। एक बार में नवीन, कमल और गोमती तो निकल गए लेकिन जसविंदर और रिया पीछे रह गए। गड़बड़ तब हुई जब हमारे पीटी टीचर ने उन्हें देख लिया और अगले दिन जाकर प्रिंसिपल को खबर कर दी। अब सबके पसीने छूट गए। अगले दिन प्रिंसिपल ने कमल और रिया को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। सर के केबिन में एक फाइल रखी थी जिस पर लिखा था रूबी क्लास 3rd। तभी उस नार्सपीटे कमल को एक आइडिया आया और बोला, सर हम दोनों रूबी को लेने गए थे। सर ने रिया की तरफ देखा और बोले, रूबी? वो पूछना चाहते थे कि रूबी कौन है, पर रिया कमल से भी बड़ी मेंटल निकली। वो बोली, रूबी इज़ ए टाइप ऑफ डायमंड। अब सर उन दोनों को खोने लगे। तभी कमल बोला, सर ये पागल है, इसकी बहन है रूबी। पता नहीं उस दिन कौन सा तारा हमारे सिर पर था कि सर ने उन्हें सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। फिर क्या था, हमने मिलकर फैसला किया और सीधा दूसरा मेकडी पकड़ लिया। खैर अब 10वीं के एग्ज़ाम करीब आ गए थे, प्री बोर्ड चल रहे थे और उसके बाद सीधा बोर्ड। स्कूल में मैथ्स, फिर ट्यूशन और सुबह सुबह 0 पीरियड में डब्बा सर से। नवीन ने जैसे ठान लिया था कि मुझे अच्छे नंबर दिलवा कर ही मानेगा। खुद के मार्क्स की उसे कोई चिंता नहीं थी। इतना मैथ्स पढ़ लिया था कि अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। प्री बोर्ड शुरू हुए, बाकी सब ठीक ठाक हुआ, पर मैथ्स में हमेशा की तरह डर लग रहा था। नवीन ने मेरे चेहरे से पहचान लिया कि मैं घबराई हुई हूँ। एग्ज़ाम शुरू हो गया। वो मेरे आगे वाली बेंच पर बैठा था। जैसे ही मैथ्स का पेपर मिला मेरे पसीने छूट गए। कितनी बार मैंने उससे इशारे में पूछा कि कुछ बता दे, पर उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी कहता सेट अलग है,
कभी कहता मुझे नहीं आता। उस दिन ना जाने मैंने उसे कितनी गालियाँ दी, पर मजाल है कि इस डब्बे ने एक अक्षर भी बताया हो। मैंने उससे नाराज़ होकर बात भी नहीं की, पर जैसे तैसे मैंने सारे सवाल हल कर दिए। सही हुए या गलत पता नहीं था, पर रिज़ल्ट के दिन जब मेरी आंसर शीट हाथ में आई, उस पर मार्क्स थे 70 आउट ऑफ 100। ये मेरे लिए किसी अजूबे से कम नहीं था, क्योंकि मैथ्स में मैंने कभी पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नहीं पाए थे। मैं हैरानी से अपनी कॉपी देख रही थी और नवीन मुझे। उसके तो फुल मार्क्स आए थे। अब समझ आया कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया। उसे मुझ पर मुझसे ज़्यादा यकीन था। सबने तारीफ़ की, पर मेरी आंखें बस उसी पर टिकी हुई थी। नवीन मुझे आवाज़ लगा रहा था, स्वीटी क्या कर रही हो, कब से बुला रहा हूँ, जल्दी चलो, कोई देख लेगा। मैं बीती बातों से बाहर आई तो देखा कि नवीन अपनी बाइक लिए खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बोला, जल्दी बैठो। उसने मेरी गोद से निधि को लेकर आगे बैठाया और सामान मुझे पकड़ा दिया। बाइक स्टार्ट कर दी। अजीब था, इतनी झिझक तो मुझे पहली बार भी उसके साथ बाइक पर बैठते समय नहीं हुई थी जितनी अब हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वो मिरर से देख रहा था। खैर 5 मिनट बाद ही मेरा घर आ गया। उसने मुझे गली के बाहर उतारा और बोला, दोबारा उस तरफ मत आना। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें भी भरी हुई थी। शायद समझ गया था कि मैं पुरानी यादों में खो गई हूँ। समझ गया था कि मैं उसी को देखने के लिए वहाँ गई थी। उसके भी दिल से पुराना सब मिटा नहीं था। मैं जाने लगी तो उसकी आवाज़ आई, स्वीटी। उसके मुंह से दोबारा स्वीटी सुनकर मेरी आंखें बंद हो गई। मैं मुड़ी नहीं तो वो बोला, अगर बात करनी है तो मेरा नंबर अभी भी वही है। इतना कहकर उसने बाइक स्टार्ट की और चला गया। पीछे छोड़ गया मेरे होंठों पर एक गहरी मुस्कान। 2 दिन गुजर गए उस बात को, पर अभी तक हिम्मत नहीं हुई उसे फ़ोन करने की। लगभग 5 साल हो गए थे उससे फ़ोन पर बात किए, लेकिन उसका नंबर आज भी मुझे रटकर याद था। फ़ोन इस फ़ोन की वजह से कई बार तो मुझे हार्ट अटैक आते आते रह गए थे। 10वीं के एग्ज़ाम हो चुके थे, रिज़ल्ट भी आ चुका था। डब्बा सर की वजह से मैथ्स में ही मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। सब खुश थे। उसके बाद की छुट्टियां भी घूमते घामते निकल गई। फिर एडमिशन भी हो गया। मैंने जहां मैथ्स से पीछा छुड़ाने के लिए आर्ट्स लिया था, वहीं नवीन साइंस लेकर बैठा था। उफ, 11वीं के 6 महीने निकल गए, पर हम मिल नहीं पाए। स्कूल में तो कभी कभी एक दूसरे की झलक दिख जाती थी, लेकिन बात नहीं हो पाती थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। बाहर मिलने का टाइम भी फिक्स नहीं हो पाता था। ऐसे ही वक्त निकलता जा रहा था। एक दिन मैं गुस्से में अपना बैग लेकर छुट्टी के वक्त अकेले घर जा रही थी। वजह ये थी कि नवीन की एक्स्ट्रा क्लास लगती थी। मतलब सिर्फ साइंस वालों को ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, हम आर्ट्स वाले तो जैसे कुछ हैं ही नहीं। गुस्सा नाराज़गी सब था मुझ में। सोच रही थी, इतना पढ़कर प्रधानमंत्री बनेगा क्या लड़का। आते जाते मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरा ग्रुप मेरे साथ चलता था, पर मैं उसी की यादों में खोई रहती थी। स्कूल जाते वक्त भी कभी कभी ही वो मेरा इंतज़ार करता था। उसमें भी मैं उससे नाराज़ रहती और वो खामोशी से बस मेरे साथ साथ चलता। घर आकर मैंने बैग पटका तो उसमें से एक बुक नीचे गिर गई। वो मेरी बुक नहीं थी। उठाकर देखा तो केमिस्ट्री की हेल्प बुक थी। ये मेरे बैग में कैसे, मैंने सोचा। बुक खोलकर देखी तो पहले ही पन्ने पर एक नंबर लिखा था, मौका मिले तो इस नंबर पर कॉल करना। बुक पर नवीन का नाम लिखा देखकर मेरे चेहरे पर 1000 वोल्ट की मुस्कान आ गई, लेकिन मन में सवाल भी आया। मेरा नंबर तो पता है उसे, तो वो कॉल क्यों नहीं करता, और मैं कॉल कैसे करूं, आउट गोइंग तो फ्री नहीं है ना। अब टेंशन वाली बात हो गई थी। मैं पूरे दिन मम्मी पर नज़र रख रही थी कि कब वो किसी काम से बाहर जाएं और मैं बात कर पाऊं। भाई तो अपनी पढ़ाई में ही डूबा रहता था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। हाँ, लेकिन फ़ोन अभी तक उसके पास भी नहीं था। उसी दिन शाम को कुछ रिश्तेदार आ गए। मैंने सांप वाला गेम खेलने के बहाने मम्मी से फ़ोन ले लिया। मम्मी मेहमानों के साथ बैठी थी तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। मैं चुपके से छत पर चली गई, लेकिन वहाँ भाई बैठा पढ़ रहा था। कसम से पूरे घर में एक ढंग का कोना नहीं था जहाँ मैं शांति से 2 पल बैठ सकूं। खैर, भाई का डर अलग, मम्मी का डर अलग, और बैलेंस ख़त्म हो जाने का डर अलग। कुछ देर तक मैं वहीं मुनेर से टिक कर सांप गेम खेलती रही।
भाई को लगा मैं बस गेम खेल रही हूँ। जब उसे यकीन हो गया तो वो मम्मी को बोलकर दोस्त के घर चला गया। उसके जाते ही मैंने बिना वक्त गंवाए नवीन को कॉल कर दिया। नंबर रटते रटते ही मैंने डायल कर दिया। वर्तमान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका नंबर बोलते बोलते मैं उसे फ़ोन मिला रही थी। काफ़ी देर स्क्रीन को देखते हुए मैंने डायल बटन दबा दिया। जैसे जैसे बेल जा रही थी मेरी धड़कन बढ़ रही थी। बेड पर बैठी मैं चादर को अपनी मुट्ठी में भींच रही थी। काफ़ी देर बाद फ़ोन उठाया गया और फिर एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आई। हेलो। उसकी तुतलाती आवाज़ सुनते ही मेरे होंठों पर मुस्कान तैर गई। कितनी प्यारी आवाज़ थी उसकी। मेरे चुप रहने पर भी उसने दोबारा कहा, मुझे गेम के बीच में डिस्टर्ब कर दिया आपने और अब बोलते भी नहीं। उसकी बात सुनकर मैंने झट से फ़ोन काट दिया, जैसे किसी ने मुझे आसमान से धरती पर पटक दिया हो। क्यों की थी मैंने नवीन को कॉल? अगर मेरी वजह से उसे फिर कोई दिक्कत हो गई या इस बार कबीर को ही कुछ हो गया तो? नहीं, कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी खुद को। और नवीन, वो कैसे संभालेगा खुद को? नहीं, उसकी भलाई इसी में है कि वो मुझसे दूर रहे। मेरी परछाई भी उस पर पड़ी तो लोग फिर उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। अब तो कबीर के लिए वही एक सहारा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। माना नवीन को देखकर उसे फिर से पाने की लालसा जागी है, लेकिन खुद की खुशी के लिए मैं उस बच्चे की खुशियों पर ग्रहण नहीं लगा सकती। इतनी स्वार्थी नहीं हूँ मैं। मैंने खुद को कोसा कि क्यों किया मैंने उसे फ़ोन। तकिए में मुँह छुपाकर मैं रोती रही। काफ़ी देर बीत गई। भाभी ने खाना खाने बुलाया, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोले बिना ही कहा, बाद में खाऊंगी। कुछ देर बाद घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। अब थोड़ी भूख लग रही थी। मैंने अपना हुलिया ठीक किया और रसोई की तरफ बढ़ गई। मैं सोफे पर बैठकर खाना खा रही थी, तभी कमरे से फ़ोन के घंटी बजने की आवाज़ आई। इतनी रात को किसका फ़ोन आ सकता है? अचानक मुझे नवीन का ख्याल आया। मैं खाना छोड़कर भागी, लेकिन कमरे में पहुंचते ही फ़ोन कट चुका था। जल्दी से स्क्रीन देखी तो पता चला ऑफिस की मेरी कलीग का फ़ोन था। ना जाने क्यों मेरे हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बह निकले। एक उम्मीद थी जो अब ख़त्म होती दिखाई दे रही थी। अच्छा ही हुआ जो उसने वापस फ़ोन नहीं किया, नहीं तो फिर से सारे जज्बात उमड़ आते और हम दोनों को ही खुद को संभालना मुश्किल हो जाता। कुछ देर में रात के 12 बज गए और मेरे फ़ोन पर होली की बधाइयाँ आने लगी। आज होली का त्यौहार था। भाभी के साथ होली पूजने जाना ही पड़ेगा। बस फिर कल का दिन और होली के इन 2 दिनों के बाद ही मैंने यहाँ से जाने का पक्का निश्चय कर लिया था। नवीन, चल जल्दी आजा, पूजा करने जाना है। नवीन की चाची ने उसे आवाज़ लगाई। नवीन ने कमरे में से ही जवाब दिया, मैं कबीर को भेज रहा हूँ, आप इसे ले जाइए। मेरा औरतों के बीच में क्या काम? चाची बोली, ठीक है, जल्दी तैयार कर दे इसे। और फिर अपनी बहू जानकी के साथ पूजा की तैयारी करने लगी। वहीं नवीन के चाचा अखबार पढ़ते हुए बैठे थे। कुछ ही देर बाद नवीन कबीर को लेकर नीचे आया और अपनी चाची से बोला, वहाँ से आकर आप मुझे कबीर का सारा सामान दे दीजिएगा, मैं पैकिंग कर लूँगा। परसों सुबह ही यहाँ से निकलूँगा। उसकी बात सुनकर चाची चुप रही, लेकिन चाचा बोल पड़े, कबीर को हमने 2 साल तक पाला है, वो कहीं नहीं जाएगा। नवीन ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कहा, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर आपका हक हो, वो मेरा बेटा है। चाची के बहुत कहने पर मैंने उसे यहाँ छोड़ रखा था, पर अब नहीं चाचा। चाचा पास आकर बोले, क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? नवीन ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वही जो आप सोच भी नहीं सकते। चाचा जोर से चिल्लाए, नवीन। नवीन भी उसी अंदाज में बोला, अपनी हद में रहिए। मैं अब वो नवीन नहीं रहा जिसे आप डांट कर चुप करवा देंगे। बेटे को आप लोगों के बीच छोड़ दूं और खुद तमाशा देखता रहूं? ऐसा नहीं होगा। उसे अपने जैसा नहीं बनने दूंगा, इसलिए ले जाने आया हूं। चाची के कहने पर होली तक रुका हूं, वरना मुझे इस घर में एक पल भी रुकना मंजूर नहीं है। चाचा वापस बैठते हुए बोले, लगता है गोलियों की बौछार भूल गए हो। नवीन ने ठंडे लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन इस बार निशाने पर आप हैं। बात बढ़ती देख चाची ने दोनों को रोका और गुस्से में नवीन बाहर निकल गया। फिर सब लोग पूजा के लिए निकल गए। मैं पूजा की तैयारी कर रही थी कि तभी फ़ोन बजा। देखा तो माधुरी का फ़ोन था।
मैंने उसे परसों आने का बोलकर फ़ोन रख दिया। अब यहाँ और रहना मेरे बस में नहीं था। मुझ पर अब मेरा ज़रा भी काबू नहीं था। मुझे पता था कि अगर नवीन से बात हो गई तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी। इससे पहले कि पुरानी बातें फिर से दोहराई जाएं, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। मैंने दुपट्टा ठीक किया और कमरे से बाहर निकलने लगी ही थी कि फिर से फ़ोन बज उठा। देखा तो इस बार नवीन का नंबर था। बाहर से भाभी आवाज़ लगा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि फ़ोन उठाऊं या नहीं। इतने में फ़ोन बजकर बंद हो गया। मैंने राहत की सांस ली और बाहर जाने लगी, लेकिन तभी फिर से कॉल आ गई। अब की बार खुद को रोक नहीं पाई। भाभी को आवाज़ लगाई कि 2 मिनट में आ रही हूँ और फ़ोन उठा लिया। धड़कते दिल से फ़ोन कान पर लगाया, लेकिन मुंह से कुछ निकला ही नहीं। उधर से भी कोई आवाज़ नहीं आई, बस नवीन की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे सुनकर ही मेरी धड़कन ऊपर नीचे हो रही थी। काफ़ी देर बाद उसकी आवाज़ आई, स्वीटी, कल रात फ़ोन करना चाहता था पर रात के वक्त ठीक नहीं लगा, इसलिए अब क्या है। कितनी औपचारिकता आ गई थी हमारे बीच। पहले तो हम बिना वजह भी एक दूसरे को फ़ोन कर लिया करते थे, न दिन देखते थे न रात। सोचकर ही आंखें भर आई। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे गला बंद हो गया था। तभी बाहर से भाभी ने आवाज़ दी और मेरी भर्राई आवाज़ निकली, आई भाभी। शायद नवीन भी मेरी ही तरह उलझन में था। अचानक उसने कहा, अगर तुम ठीक समझो तो आज शाम 4 बजे लिंक रोड वाले विक्टर कैफ़े में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। मैंने स्क्रीन को देखा और होंठों पर मुस्कान आ गई। हमेशा उसकी आवाज़ मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती थी, और आज भी वही हुआ। हम तीनों, मैं, निधि और भाभी, होलिका के चारों तरफ घूमकर पूजा कर रहे थे। निधि सबसे ज़्यादा उछल रही थी। जिसे भी देखती मेरा परिचय करवाती। ये मेरी बुआ हैं। उसे देखकर सब औरतें मुस्कुरा रही थी। जो मुझे पहचानती थी वो मुझे देखकर हंस भी रही थी। भाभी पूजा में व्यस्त हो गई और मैं और निधि पास के एक पेड़ के नीचे खड़े थे। एक तरफ नवीन से बात करके मन में हलचल थी, तो दूसरी तरफ पुरानी यादें कांपने पर मजबूर कर रही थी। तभी एक प्यारी सी आवाज़ आई, हेलो आंटी। मुड़कर देखा तो कबीर खड़ा था। मैंने निधि की तरफ देखा। निधि से लगभग साल भर छोटा होगा। मैंने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया। बिल्कुल नवीन की कार्बन कॉपी था वो। मैं उससे कुछ कहती इससे पहले ही किसी ने आवाज़ लगाई। वो नवीन की चाची थी। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उनके कदम जो मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे, अचानक धीमे हो गए। कुछ सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, और कबीर उन्हें देखते ही मेरी गोदी से उतरकर उनकी तरफ चला गया। उन्होंने मेरे पास आकर मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, अब मुझे नवीन की बात का मतलब समझ आ रहा है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में सवाल पढ़कर वो बोली, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। इतना कहकर वो कबीर को लेकर चली गई। हम सब भी घर वापस आ गए। दोपहर का खाना खाकर मैं कैफ़े जाने का बहाना सोचने लगी, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही बजे थे। तभी मुझे गोमती की याद आई। मैं अंदर गई और अपनी छोटी सी डायरी से उसका नंबर निकाला। जल्दी से उसे फ़ोन मिलाया और घर आने के लिए मना लिया। मैं तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी। टाइम देखा तो 4 बज गए थे। मुझे गुस्सा आने लगा कि गोमती अब तक क्यों नहीं आई। तभी घर की बेल बजी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने गोमती थी। उसे देखते ही मैंने भाभी को आवाज़ लगाई और कहा कि मैं उसके साथ जा रही हूँ। फिर उसका हाथ पकड़कर जल्दी से घर से बाहर आ गई। उधर कैफ़े में नवीन कबीर के साथ बैठा था। 4 बज चुके थे और टेबल पर रखे कॉफ़ी के 2 कप वो पिछले आधे घंटे में खाली कर चुका था। कबीर उसके पास वाली चेयर पर बैठा आइसक्रीम खा रहा था। नवीन सड़क की तरफ देखते हुए बोला, अभी भी वही लेट लतीफ़ी, तुम बिल्कुल नहीं बदली। फिर उसे कुछ याद आया। वो बैठे बैठे ही मुस्कुराने लगा और अतीत में खो गया। नवीन एक चेयर पर बैठा स्वाति का इंतज़ार कर रहा था। सामने टेबल पर सिर टिकाकर वो तबला बजाने जैसा खेल कर रहा था। 1 घंटे से ऊपर हो गया था उसे बैठे हुए। अब उसे गुस्सा आने लगा। हद है यार, कल रात ही तो मिलने का प्लान बना था। स्कूल से निकलते वक्त भी इशारा किया था, फिर भी इस लड़की को देर लगानी ही है। वो हार कर उठने ही वाला था कि तभी स्वाति भागती हुई आई और हाँफते हाँफते हाय बोलकर उसके सामने बैठ गई।
शाम के 6 बज रहे थे और उसे स्कूल ड्रेस में देखकर नवीन को अजीब सा लगा। अभी तक कपड़े नहीं बदले तूने? मैं जान हथेली पर रखकर सबसे छुपते छुपाते तुझसे मिलने आई हूँ और तुझे मेरे कपड़ों की पड़ी है। नवीन ने दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की और पूछा, ऐसा क्या काम था तेरे घर पे? मैं यहाँ 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। अरे यार, मम्मी किसी काम से बाहर गई थी तो घर का सारा काम मेरे ऊपर आ गया। फ़ोन भी नहीं था इसलिए तुझे बता भी नहीं पाई। पहले तो नवीन को गुस्सा आया, लेकिन फ़ोन ना होने की बात सुनकर उसे दुख हुआ। उसने अपना फ़ोन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये रख ले, मैं नया ले लूँगा, स्वाति ने डरते हुए कहा। ना बाबा, घर वालों को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। वैसे भी सिर्फ 1 साल की बात है, मुझे फ़ोन मिल ही जाएगा। और वैसे भी रात को थोड़ी बहुत बात तो हो ही जाती है ना। हाँ पता है मुझे, तेरी वो डर डर के की गई बातें, तेरे डरते डरते बोलने में मेरे सारे अरमानों की अर्थी निकल जाती है। उसकी ये बात सुनकर स्वाति खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी उनकी कॉफ़ी आ गई और दोनों पीते पीते बातें करने लगे। अक्सर ऐसा ही होता था कि दोनों बाहर मिल लेते थे ताकि स्कूल में ना मिलने की कमी पूरी हो सके। साथ ही नवीन ने उसे साफ साफ कहा था कि पढ़ाई में कभी उससे पीछे नहीं रहना है। अगर उसका साथ चाहिए तो पढ़ाई करनी ही होगी। नवीन जानता था उसकी ये ट्रिक काम करेगी और हुआ भी यही। स्वाति का 11th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। अब वो दोनों 12th में थे और उम्र के साथ साथ उनका प्यार भी गहराता जा रहा था। समाज इसे कच्ची उम्र का आकर्षण कहता था, लेकिन वो दोनों जानते थे कि 10th से लेकर ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक का साथ महज आकर्षण नहीं था। कम से कम उनके लिए तो नहीं, मगर समाज ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी थी और उन्हें अलग होना पड़ा। उधर मैं गोमती का हाथ पकड़े कैफ़ी की तरफ जा रही थी। मैं उसे लगभग खींचते हुए ले जा रही थी और वो मुझे दुनिया भर की गालियां देती हुई पीछे पीछे घिसट रही थी। वो झल्ला कर बोली, तुम मुझे लेकर आखिर जा कहाँ रही है? घर के अंदर भी नहीं आने दिया, दरवाजे से ही खींच लाई। ऐसा कौन करता है? मैंने खींचते हुए कहा। मैं करती हूँ और मैं नवीन से मिलने जा रही हूँ। गोमती रुक गई। पागल है क्या? हाँ गोमती, तो मुझे घसीट क्यों रही है? मुझे उससे नहीं मिलना। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, तुझे मिलवाने थोड़ी ही ले जा रही हूँ, तो क्या पहरेदारी के लिए ले जा रही है? तभी कैफे आ गया। मैंने बिना रहम दिखाए उसे सच में पहरेदार बना दिया और बोली, साथ में घर चलना है बस। कमीनी है तू एक नंबर की। मैंने उसे फ्लाइंग किस दी और अंदर चली गई। अंदर देखा तो सामने कबीर बैठा था और उसके साथ नवीन, जो बाहर सड़क की तरफ देख रहा था। मैं जाकर उनकी टेबल पर खड़ी हो गई। कबीर कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसे इशारे से चुप करवा दिया। फिर नवीन के सामने वाली चेयर पर बैठकर उसे देखने लगी। वो बिल्कुल पहले जैसा ही था, बस अब और ज़्यादा पर्सनैलिटी निखर गई थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत थी। मैं उसे निहार ही रही थी कि अचानक उसकी गर्दन मेरी तरफ घूमी। शायद उसे एहसास हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। मुझे देखते ही उसने घड़ी देखी और बोला, आज भी 1 घंटा लेट हो तुम, हमेशा की तरह। मैं मुस्कुराई तो कबीर तालियां बजाने लगा। नवीन ने एक बार हम दोनों की तरफ देखा और पूछा, क्या लोगी तुम? तू से तुम तक का यह सफ़र हमारे बीच आई दूरियों को साफ दिखा रहा था। फिर भी मैं मुस्कुरा कर बोली, कबीर और मेरे लिए चॉकलेट शेक। कबीर फिर ताली बजाने लगा और नवीन ने ऑर्डर कर दिया। मैंने पूछा, तुम वेट करके वापस क्यों नहीं गए? मुझे यकीन था तुम आओगी। कैसे यकीन था? जैसे तुम्हें यकीन था कि इतना इंतज़ार कराने के बाद भी मैं यहीं मिलूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने सिर झुका लिया और कबीर से बातें करने लगी, लेकिन नवीन लगातार मुझे ही देखता रहा। जब हमारा शेक आया तो हम पीते हुए बातें करने लगे। बीच बीच में कबीर उससे कुछ पूछता तो वो बस हाँ में जवाब दे देता। आखिर कबीर थक गया और उसने नवीन की गोद में सिर रख लिया। नवीन उसके बाल सहलाते हुए बोला, मैं तुमसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ स्वीटी। मैं उसकी तरफ देखने लगी। वो बोला, कबीर के अलावा मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल ही गया होगा। उस वक्त घर वालों ने अपनी मर्जी चलाई और तुम भी उनके बहकावे में आकर मुझे छोड़कर चली गई। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में जैसे तीर छुआ, लेकिन मैं जानती थी कि उसे उस वक्त कितनी तकलीफ़ हुई होगी। वो आगे बोला,
अब मुझे किसी का डर नहीं है और ना ही मैं पहले वाला नवीन हूँ, जिसके अपनों को कोई भी नुकसान पहुँचाकर चला जाए और वो चुपचाप सह ले। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, कबीर को कुछ नहीं होगा ना? नवीन मुस्कुराया, इसे भी नहीं और तुम्हें भी नहीं। मैं परसों सुबह यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बस कबीर को लेने आया था। अब सोच समझ कर फैसला लेना। अगर मेरे साथ ज़िंदगी बितानी है तो परसों सुबह 10 बजे मैं यहीं इंतज़ार करूँगा। उसने मेरे दिल की बात कह दी थी। मैं भी हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन अचानक मेरे मुंह से निकल गया, तुमने मेरी शादी के बारे में नहीं पूछा। ये सुनकर वो हंसने लगा। अब इस हंसी का मतलब क्या था ये मैं समझ नहीं पाई। मैं मुंह बनाकर बैठ गई तो वो बोला, अगर शादी हुई होती तो तुम यहाँ नहीं बैठी होती। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं कुछ और कहती तभी झल्लाती हुई गोमती अंदर आई और मेरी पीठ पर मारते हुए बोली, 2 घंटे से बाहर पहरेदारी कर रही हूँ, पैर दुख गए हैं और तू है कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। नवीन ने उसे देखकर कहा, कैसी हो गोमती? गोमती ने मुंह बनाकर मेरा हाथ पकड़ा और खींचने लगी। मैं नवीन की तरफ देखती रही, लेकिन उसने मेरा हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं घर नहीं पहुंच गई। मैं उसे जल्दी से कमीनी बोलकर अंदर भाग ली। मुझे पता था गोमती 1000 गालियां दे रही होगी, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने उसे फ़ोन करके पूछ ही लिया कि सही सलामत घर पहुंची या नहीं। उसने गुस्से में फ़ोन उठाया और बोली, पहुंच गई हूँ, और फ़ोन रख दिया। मैंने भी फ़ोन रख दिया और फिर खो गई नवीन की यादों में। भूख प्यास सब ख़त्म हो गया था। दिल दिमाग में सिर्फ हम दोनों थे, ठीक वैसे ही जैसे तब हुआ था जब पहली बार उसने मुझे प्रपोज़ किया था। कितनी तैयारी की थी उसने उस दिन की, कितना खुश था। मैं भी कैसे सज धज कर उसके पास जाने लगी थी, लेकिन आखिरी पल पर उसने खुद को रोक लिया था ताकि मेरी पढ़ाई पर असर ना पड़े। सच कहूँ तो सिर्फ उसी की वजह से आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब नवीन ने पहले ही प्रयास में अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर लिया था। उसकी समझदारी और मेहनत पर मुझे हमेशा गर्व हुआ करता था। वो शाम का वक्त था और उस दिन उसके घर पर कोई नहीं था। हम दोनों छत पर थे और वही पहली बार हमने अपने प्यार का इजहार किया था। कितनी अच्छी तरह से उसने सजावट की थी, मेरे लिए फूल लाया था। उसकी आंखों में कितनी कशिश थी जब उसने बताया कि वो मुझे 10th क्लास से ही प्यार करता है। जब उसने मुझे पहली बार देखा था, वैसे तो मेरी शक्ल सूरत कुछ खास नहीं थी, लेकिन उस दिन मैं खुद को प्रीति जिंटा से कम नहीं समझ रही थी। उस छत पर बैठकर हमने ना जाने कितने सपने बुन लिए थे। एक दूसरे की आंखों में खोए खोए रात हो गई थी। न घर जाने का होश रहा, न ही किसी और चीज़ का। तभी पीछे से उसके पापा की आवाज़ आई। आज भी वो मंजर याद आता है तो पैर कांपने लगते हैं। कैसे हम दोनों को समाज के कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। करीब 1 महीना हमारे लिए पहाड़ जैसा गुजरा। क्या का नहीं सहा था हमने उन दिनों। हमारे घर वाले तो जैसे एक दूसरे को जलील करने की कसम खाए बैठे थे, बस खून खराबा ना हो। औरतें उसी में लगी हुई थी, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते थे। और हुआ भी तो किसके साथ? नवीन के साथ। उसे सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा। मारपीट हुई और आखिरकार उसके चाचा ने गोली तक चला दी। पैर में गोली लगी, लेकिन फिर भी वो मुझे किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं कर रहा था। पर मेरे अंदर इतनी दहशत बिठा दी गई थी कि मुझे मजबूरन सबकी बात माननी पड़ी और कोई चारा भी नहीं था। जब उसके चाचा ने गोली चलाई तब मुझे लगा कि अब अगर उनकी बात नहीं मानी तो नवीन को खो दूंगी। घर वाले हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन हमें अलग करने के लिए सब एकजुट हो गए थे। मेरे इस फैसले ने नवीन को तोड़ दिया था। मजबूरन उसे वही करना पड़ा जो उसके घर वाले चाहते थे। जल्दी ही उसकी शादी कर दी गई। वो दिन मेरे लिए भी अपने घर का आखिरी दिन था। हर तरफ हाहाकार मच गया। लोग मेरे घर वालों की इज्जत उतारने में लगे थे। इस बदनामी को मेरे पापा सह नहीं पाए और चल बसे। माँ ने भी सदमे में 1 महीने के अंदर दम तोड़ दिया। मेरे लिए ये सब सह पाना नामुमकिन था। नवीन की शादी और मम्मी पापा का चले जाना, सब कुछ एक साथ। मैंने वहाँ से दूर चले जाना ही बेहतर समझा और तब से अब तक यहाँ नहीं आई थी। ये वापसी भी भाई के बहुत कहने पर हुई है, पर अब कोई गारंटी नहीं थी कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया था तो मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। सिर्फ हम दोनों ही जानते थे कि इन सालों में हमने कैसे एक एक पल काटा है।
अब मेरे पास भी खोने को कुछ नहीं था और नवीन के पास भी नहीं। कबीर के लिए मैं नवीन को दोष नहीं दे सकती। हाँ, मैंने कभी उसके अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और ये बात मुझे मालूम थी। इसलिए उसे दोष देना बेकार था। शादी के बाद शारीरिक रिश्ते होना आम बात है, उसमें प्यार होना ज़रूरी नहीं। खैर, अब बस यही डर था कि कबीर को कुछ ना हो, क्योंकि अगर नवीन के उस खूंखार चाचा को ये सब पता चल गया तो वो हमें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे खून का प्यासा हो जाएगा और पता नहीं क्या करेगा। लेकिन इन सब के बीच आज भी दिल में वही एहसास उठ रहे हैं, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, डर भी है और नहीं भी, क्योंकि नवीन ने कहा है कि अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो वक्त और था और आज का वक्त और है। तब हम ना समझ थे, अब सब कुछ सोच समझ कर कर रहे हैं। अगले दिन होली थी। सुबह सुबह मैं छत पर चली गई। आखिरी बार यहाँ के नज़ारे अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी। पता नहीं फिर किस्मत में यहाँ आना लिखा है या नहीं। नवीन ने तो कल ही कहा था कि वो हमेशा के लिए जा रहा है, तो शायद मुझे भी यहाँ दोबारा आने का मौका ना मिले। कल हम एक साथ यहाँ से जाने वाले थे, फिर शायद ही कभी वो यहाँ लौटे। आज का दिन बस आखिरी था, इसके बाद हम हमेशा के लिए साथ रहने वाले थे। जो सपने 5 साल से अधूरे थे वो पूरे होते दिख रहे थे, लेकिन आज मुझे उसमें कुछ अजीब लगा। चेहरे पर मासूमियत अभी भी थी, लेकिन बातों में वो शरारत नहीं रही। पहले जो खुराफाती मुस्कान हर समय चमकती रहती थी, उसकी जगह अब चिंता की लकीरें थी। सच में वक्त इंसान को बदल देता है। मुझे अब यकीन हो गया था कि इंसान को सबसे ज़्यादा चोट उसके अपने ही देते हैं। नवीन को भी सबसे बड़ा दर्द अपनों से ही मिला, चाहे मैं हूँ या उसकी बीवी जो उसे छोड़कर चली गई। समझ नहीं आता इतने अच्छे इंसान को कोई कैसे छोड़ सकता है, वो भी तब जब उनका एक बच्चा भी है। छत पर खड़े खड़े मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी कि दोपहर हो गई। नीचे से भाभी की आवाज़ आई। मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, यही सोचकर नीचे चली आई। भाभी रसोई में थी। भैया के कुछ दोस्त आए हुए थे और भाभी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मैं भी वहीं चली गई और हिम्मत करके अपने मन की बात कह डाली। सब जानने के बाद भाभी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैंने उन्हें कंधों से हिलाया तो उन्होंने मेरे हाथ में नाश्ते की प्लेट पकड़ाई और बोली, पहले ये बाहर दे आओ, फिर बात करते हैं। मैं जल्दी से बाहर प्लेट देकर आई, क्योंकि मुझे उनकी राय जाननी थी। मैं लौटी तो भाभी मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं थोड़ी घबराई। भाभी क्या हुआ? वो बोली, ये फैसला तुम दोनों का है या सिर्फ तुम्हारा, या सिर्फ नवीन का? मैं आपका मतलब भाभी, मतलब क्या तुम दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हो या फिर? मैं हैरान होकर बोली, और क्या भाभी, या फिर वो सिर्फ अपनी फैमिली को दिखाने के लिए कर रहा है कि उन्होंने जो सालों पहले रोका था अब वो सब हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। और इसमें कबीर भी तो है, क्या वो अपने बेटे को कोई नुकसान पहुंचने देगा? भाभी, बस यही तो कहना चाह रही हूँ। देखो कबीर उसका बेटा है, इतना आसान नहीं होता किसी और के बच्चे को अपनाना। मैं उनकी ओर देखने लगी तो वो बोली, अच्छा बताओ, क्या नवीन ने तुमसे इस बारे में कुछ कहा? मैं सोचकर बोली, उसने बस इतना कहा था कि सोच समझकर फैसला लेना। भाभी बोली, तो वही बात समझो, उसका मतलब कबीर से था। वो कबीर को यहाँ लाया था ताकि तुम्हें यकीन दिला सके कि अगर तुम उसके साथ आना चाहती हो तो तुम्हें कबीर को भी अपनाना होगा। नवीन से तो तुम अब भी प्यार करती हो, मुझे मालूम है, लेकिन सवाल है, क्या तुम कबीर को माँ का प्यार दे पाओगी? क्या तुम उसे अपना बेटा बना पाओगी? उसके चाचा जो करेंगे करेंगे, लेकिन इन सब के बाद तुम्हें कबीर के साथ भी रहना होगा। क्या तुम उसके साथ न्याय कर पाओगी? उनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। तभी भाई की आवाज़ आई, वो कर लेगी, क्यों उसे डरा रही हो? दरअसल उनके दोस्त जा चुके थे। उनमें से एक गौरव बाहर जाकर नवीन के चाचा को फ़ोन कर रहा था। हेलो साहब, आपका शक सही था, वो लड़की भी अपने घर आई है। नवीन का चाचा बोला। जैसे ही घर से बाहर निकले उसे उठा लो, फिर जो चाहो करना। ठीक है। उसके बाद गौरव वहीं खड़ा मेरे घर से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। घर के अंदर हम तीनों कमरे में थे। भाई ने मेरी ओर देखते हुए कहा, गर्दन क्यों झुका ली, कोई गलत काम कर रही हो क्या?
वो पास आकर मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोले, अपने दिल की बातें दबाकर रखने से अब कुछ नहीं होगा, सोच समझकर फैसला ले लो। तुम्हारी भाभी सही कह रही है, अगर तुम नवीन के साथ साथ कबीर को भी अपनाना चाहती हो तभी ये फैसला सही है, वरना ये गलत होगा। नवीन के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भाई ने आगे कहा, तू जो भी फैसला लेगी उसमें हम तेरे साथ हैं। अगर तू उसके साथ जाना चाहती है तो मैं खुद तुझे उसके पास छोड़ कर आऊँगा। मैंने सिर उठाकर उनकी ओर देखा तो उन्होंने कहा, इन सालों में मैंने तुझे सिर्फ तड़पते हुए देखा है, इतना कि यहाँ आना भी सही नहीं लगता था। अब भी वक्त है, अगर अपना फैसला बदलना चाहती है तो बदल ले, अगर मन में कोई बात है तो नवीन से फ़ोन पर साफ कर ले। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों बाहर चले गए। अब बस कुछ ही घंटे रह गए थे। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं सच में उस बच्चे को माँ का प्यार दे पाऊँगी? क्या मैं नवीन का पूरा साथ निभा पाऊँगी? अपने मन की कश्मकश का जवाब पाने के लिए मैंने नवीन को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ सुनकर आज भी मेरा दिल वैसे ही धड़क गया जैसे पहली बार उसे देखकर धड़का था। मैं चुप रही तो वो बोला, क्या हुआ, कुछ कहना है? मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज़ सुनते ही सब भूल गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि सुकून को खोना नहीं है और कबीर को भी उतना ही प्यार देना है जितना नवीन उसे करता है। मैंने बात बदलते हुए पूछा, कबीर कहाँ है? यहीं है, अपनी ड्राइंग बुक लेकर बैठा है। क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। कबीर से बातें शुरू की तो वो बहुत प्यारी बातें कर रहा था। उसके स्वभाव से ही समझ आ गया कि वो भी मेरी तरह ही मस्त मौला और शरारती है। कुछ देर उससे बात हुई, फिर उसने फ़ोन नवीन को दे दिया। नवीन ने गंभीर आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ कहो। देखो स्वीटी, कल आना या ना आना तुम्हारा फैसला है, लेकिन एक बात याद रखना, कल किसी भी हाल में अकेले घर से बाहर मत निकलना। क्यों? वो गुस्से में बोला, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो। अगर आना भी हो तो किसी के साथ आना। ठीक है नवीन, ठीक है, अब रखता हूँ, बाय। फ़ोन रखकर मैं सोचने लगी कि उसने ऐसा क्यों कहा। शायद मेरी और कबीर की सलामती के लिए। इन्हीं सोचों में ना जाने कब नींद आ गई और मैं बिना खाए पिए सो गई। उधर नवीन ने जैसे ही फ़ोन रखा, उसके सामने गौरव खड़ा था, जो मेरा और मेरे भाई का कॉमन फ्रेंड था। नवीन ने उससे हाथ मिलाया और बोला, थैंक यू यार गौरव। अरे थैंक यू किस लिए? हम तो हमेशा से दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। बस अब तुमसे एक और काम करवाना है। फिर नवीन ने गौरव को कुछ समझाया और वहाँ से चला गया। मेरी आंख अगले दिन सुबह ही खुल गई, वो भी निधि की आवाज़ से। निधि बोली, बुआ आप कब तक सोएंगी? मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया है। आज तो आप चली जाएंगी, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। उसकी बात सुनकर मैं झटके से उठ खड़ी हुई। पता नहीं कैसे इतनी गहरी नींद आ गई। पिछले कुछ सालों से तो नींद आती ही नहीं थी। आती भी थी तो इतनी हल्की कि हल्की सी आहट से भी आँख खुल जाती थी। शायद आज ऐसा होने की वजह नवीन ही है। मैंने एक बार निधि को देखा और फिर घड़ी की तरफ, जहाँ 8:30 बज रहे थे। मैंने निधि को प्यार किया। अलमारी से निकाल कर उसे चॉकलेट दी और उसके जाते ही कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। नहाकर निकली तो 9 बज चुके थे। कल मैं नवीन में कुछ इस कदर खो गई थी कि पैकिंग का भी ध्यान नहीं रहा। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े और बाकी सामान बैग में भरा। घड़ी देखी तो 9:30 हो गए थे। नवीन ने 10 बजे बुलाया था। मैं फ़ौरन बाहर आई तो देखा भाई निधि को स्कूल छोड़ने गए थे। भाभी बोली, आओ नाश्ता कर लो। मैंने ना में सिर हिलाया और करती भी क्या, हमेशा की तरह लेट हो गई थी। पर जानती थी कि आज नवीन इंतज़ार नहीं करेगा। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो वो चला जाएगा, इसलिए पहले से ही वहां पहुंच जाना चाहती थी। मैं जल्दी से जाकर अपना सामान उठा लाई। भाभी को गले लगाते हुए बोली, टाइम नहीं है भाभी, नवीन मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। पर तुम्हारे भैया को आ जाने दो, वरना वो कहेंगे कि मैंने तुम्हें अकेले क्यों जाने दिया। मैंने झुंझला कर कहा, क्या मैं 2 साल की बच्ची हूँ जो हर कोई मुझे अकेले बाहर जाने से रोक रहा है? भाभी बस 15 मिनट बचे हैं, मुझे जाने दीजिए। भाभी ने मेरे हाथ में एक बॉक्स पकड़ाया और बोली, अच्छा जाओ, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कबीर को अपनाने का फ़ैसला लिया है। मेरी तरफ से तुम्हारी नई ज़िंदगी के लिए। मैंने बॉक्स लिया और मुस्कुराई और सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। जाते जाते एक बार मुड़कर देखा,
भाई से आखिरी बार मिल भी नहीं पाए, शायद अब ज़िंदगी में कभी मिल पाऊँ या नहीं, ये सोचते ही आंखें भर आई। पर फिर नवीन का ख़्याल आया और आंसू खुद ब खुद सूख गए। मैं वहाँ से निकल गई। ठीक 10 बजे मैं उस जगह खड़ी थी जहाँ नवीन ने बुलाया था, लेकिन नवीन अभी तक नहीं आया था। मुझे खड़े हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो वो नवीन के चाचा थे। मुझे अजीब नज़रों से देखते हुए उनके साथ खड़ा था गौरव, जिसे मैंने कल ही अपने घर पर भाई के दोस्त के रूप में देखा था। अचानक नवीन की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी और मुझे समझ आ गया कि वो मुझे घर से अकेले निकलने से क्यों रोक रहा था। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही दो आदमियों ने आकर मुझे पकड़ लिया। नवीन के चाचा ने गौरव को इशारा करते हुए कहा, मैं मंदिर जा रहा हूँ नवीन को खुशखबरी देने, तुम इसे इसकी सही जगह पर पहुँचा दो। गौरव बोला, जी चाचा जी, मुझे पता है कि क्या करना है। चाचा ने गौरव की पीठ थपथपाई और वहाँ से चले गए। उनके जाते ही गौरव ने मेरी तरफ घूर कर देखा। वहीं दूसरी तरफ हमारे घर से करीब 1 घंटे की दूरी पर एक मंदिर में शादी की तैयारियां चल रही थी। पंडित जी पहुंच चुके थे। नवीन की शादी थी। वो वहीं खड़ा था और उसके साथ खड़ी थी पुलिस, जिनकी बंदूकें तनी थी नवीन के चाचा पर, लेकिन वो फिर भी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। अब इंतज़ार था तो सिर्फ दुल्हन का, यानी मेरा। नवीन अपने चाचा की आंखों में देख रहा था और उसके चाचा उसकी आंखों में देखते हुए हंस रहे थे। नवीन उनके पास आया और बोला, कहा था ना कि अब मैं पहले वाला नवीन नहीं रहा, जिसे आप डरा धमकाकर, चिल्लाकर या बंदूक दिखाकर चुप करा देंगे, जैसे मेरे पापा को हमेशा के लिए चुप करा दिया था आपने। चाचा हंसकर बोले, क्या सबूत है तेरे पास? उसकी जान तो बदनामी के डर से गई थी और तू भी अब वही करने जा रहा है? गलत। पहली बार मैं कुछ सही करने जा रहा हूँ। ये पुलिस देख रहे हैं आप? मैंने इन्हें अपने कबीर और स्वाति की प्रोटेक्शन के लिए बुलाया है। किससे? आपसे। मेरी और स्वाति की शादी को अब आप रोक नहीं सकते। चाचा गुस्से से उसे घूरने लगे। तभी नवीन की चाची वहाँ आ गई। चाचा ने गुस्से से उन्हें देखा, पर इस बार उन पर कोई असर नहीं था। चाचा हंसकर बोले, शादी किससे करेगा तू? तेरी स्वीटी तो यहाँ आने से रही। नवीन ने मुस्कुराते हुए पीछे देखने का इशारा किया। चाचा ने पलटकर देखा तो मैं गौरव के साथ अंदर आ रही थी। मेरे साथ मेरा भाई और भाभी भी थे। चाचा ने गुस्से से गौरव को देखा और दांत पीसते हुए बोले, धोखेबाज। गौरव ने मुझे नवीन के पास लाकर खड़ा किया और बोला, धोखेबाजी कैसी चाचा जी? आपने ही तो कहा था कि इसे इसकी सही जगह पहुंचा दो, तो मैंने पहुंचा दिया। चाचा और गुस्से से देखने लगे। गौरव मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का सवाल था चाचा जी, और दोस्ती में दगा नहीं कर सकते। ये सुनते ही नवीन और मेरा भाई मुस्कुरा उठे। नवीन अब अपने चाचा के पास आया और बोला, मेरे पापा को मारने की आपकी साजिश काम कर गई, पर अब कोई और साजिश काम नहीं आएगी। चाचा बोले, एक पुलिस वाला होकर भी उसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो थोड़ी सी बदनामी झेल ले। नवीन गुस्से में बोला, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं भी पुलिस वाला हूँ और सारे कानून जानता हूँ। ज़्यादा उछले तो आपको पुलिस वाले पर हाथ उठाने के केस में अंदर डलवा दूंगा और ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि इस जन्म में तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप ही तो कहते हैं ना कि पुलिस वाले गुंडे होते हैं, तो बस मैं वही हूँ। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप खड़े रहिए। इसके बाद नवीन ने अपनी जेब से कागज़ निकाले और अपने और कबीर की माँ के तलाक के कागज़ उनके हाथों में दे दिए। चाचा हैरान रह गए कि ये सब कब हुआ। जाहिर था नवीन पूरी तैयारी से आया था। वो उन्हें हैरान छोड़कर मेरी तरफ मुड़ा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। लाल जोड़े में सजी में उसकी नज़र पड़ते ही शर्मा गई। यकीन करना मुश्किल था कि ये वही चुलबुला नवीन है जो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था। आज वही अपने चाचा को धमकी दे रहा था। नवीन ने पंडित जी को इशारा किया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और गौरव ने नवीन के हाथ में वरमाला पकड़ा दी। नवीन ने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, क्या हुआ, इरादा बदल लिया क्या? मैंने उसे नाराज़गी से देखा और बोली, बकवास मत करो, दिमाग सही है ना तुम्हारा? मैं क्यों इरादा बदलने लगी? वो चौड़ी मुस्कान के साथ बोला और मेरे गले में वरमाला डाल दी। मैंने भी उसे वरमाला पहनाई। पंडित जी ने हमें फेरे लेने को कहा। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों ने फेरे लेने शुरू कर दिए। मुझे अपने स्कूल की फेयरवेल याद आ गई, जब घर लौटते वक्त हमने एक दूसरे से हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। बचपन में मंदिर की परिक्रमा करते हुए हमने खुद ही 7 वचन लिए थे।
मुझे कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी भी याद आ गई जब मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी और नवीन ने मेरे सिर पर पल्लू डालकर कहा था कि मैं बिल्कुल उसकी दुल्हन लग रही हूँ। उन पलों को याद करके मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कब हमारे फेरे पूरे हो गए पता ही नहीं चला। इसके बाद नवीन ने अपनी जेब से मंगलसूत्र निकाला और मेरे गले में डाल दिया। उस पर हमारे नाम का पहला अक्षर लिखा था, वही मंगलसूत्र जिसे हम दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया था और जिसके लिए हमने कितनी लड़ाइयाँ की थी। मेरी आंखें नम हो गई। तभी नवीन ने मेरी मांग में सिंदूर भरा। मैंने आंखें बंद कर ली और आंसू गालों पर लुढ़क गए। होश तब आया जब नवीन ने मेरी नाक पर अपनी उंगली से सिंदूर लगा दिया और बोला, हमारा सपना पूरा हो चुका है स्वीटी, आंखें खोल लो। मैंने आंखें खोली, इधर उधर देखा। सब हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। हमने सबका आशीर्वाद लिया। अंत में मैं और नवीन उसके चाचा के पैरों की तरफ झुके, पर चाचा ने आशीर्वाद नहीं दिया। नवीन बोला, यह आखिरी बार है चाचा जी, अब इसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। अगर आप गौरव को वो सब करने के लिए ना कहते तो ये सब होता ही नहीं। चाचा ने उसके सिर पर हाथ रखा और पुलिस वालों से हाथ छुड़ाकर वहाँ से चले गए। जाते जाते उनकी चाची ने हमारा हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर कहा, समाज आत्महत्या तो कबूल कर लेता है पर अपनी मर्जी की शादी नहीं। काश ये सब सालों पहले हो जाता तो 3 लोगों की जान न जाती। उन्होंने मेरा माथा चूमा और बोली, अकेली तुम ही नहीं, नवीन भी तुम्हारे लिए तड़पा है, अगर तुमसे ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं। मैंने इसे रात रात भर रोते हुए देखा है, लेकिन इसने अपने पापा की खातिर उस रिश्ते को निभाया जिसे ये कभी मानता ही नहीं था। और फिर भी वो लड़की इसे समझ नहीं पाई और अपने बच्चे को छोड़कर चली गई, जो इसके पापा सहन नहीं कर पाए। नवीन बोला, चाची छोड़िए वो सब, आप बस अपना ध्यान रखिएगा। मैंने चाची के हाथ थामे और कहा, मुझे पता है बहुत कुछ हो चुका है और आगे भी हो सकता है, पर आप मुझ पर भरोसा कीजिए। नवीन को छोड़कर जाने की गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करूँगी, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नवीन मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, अब हमें चलना चाहिए। मैंने हाँ में सिर हिलाया। सबसे मिलकर हम वहाँ से निकल पड़े। शाम होने लगी थी। कबीर थककर मेरी गोद में सो गया था। नवीन ने उसे बैक सीट पर लिटाया और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने कहा, तुमने बताया ही नहीं कि तुम पुलिस की नौकरी में आ गए हो। एग्ज़ाम तो किसी और चीज़ का क्लियर हुआ था। नवीन हल्का सा हंसा और बोला, उसका मैंने एग्ज़ाम नहीं दे पाया था इसलिए। मैं बोली, वैसे अभी मेरी 15 दिन की छुट्टियां और हैं। हम पहले तुम्हारी कंपनी चलेंगे, वहाँ से तुम्हारा ट्रांसफ़र मैंने ग्वालियर ब्रांच में करवा दिया है। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उसके बाद सीधा अपने सपनों के घर में। मैंने हैरानी से कहा, ये सब कब किया तुमने? नवीन ने बस चंद शब्द कहे जिसके बाद में चुप रह गई। नवीन बोला, मुझे अपने प्यार पर यकीन था कि वो ज़रूर आएगा। मैंने नवीन की आंखों में देखा, उनमें वही चमक थी जो सालों पहले पहली बार देखी थी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई और मैंने उसका हाथ और कसकर थाम लिया। मैं बोली, अगर मुझे पता होता कि तुम इतना सब मेरे लिए करोगे तो शायद मैं कभी तुमसे दूर ही ना जाती। नवीन ने मेरी बात सुनकर धीरे से कहा, जो हुआ वो किस्मत थी, लेकिन अब जो होगा वो सिर्फ हमारी चाहत होगी। इतना सुनते ही मेरी आंखें भर आई। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। आसमान में हल्का सा चांद निकल आया था, मानो वो भी हमारे नए सफ़र का गवाह बनने आया हो। कबीर पीछे गहरी नींद में था। उसकी सांसों की मीठी आवाज़ ने उस पल को और भी पवित्र बना दिया। मुझे लगा जैसे ऊपर वाला भी चाहता हो कि अब हमें कोई अलग ना कर सके। नवीन ने गाड़ी थोड़ी धीमी की, मेरा चेहरा अपनी ओर मोड़ा और बोला, बस स्वीटी, अब ये रास्ता हमारा है, ये मंजिल हमारी है और ये ज़िंदगी भी सिर्फ हमारी है। मैंने उसकी बात पर सिर झुका दिया और दिल ही दिल में कसम खाई, अब चाहे कितनी भी आंधियाँ आएं मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। उस पल ऐसा लगा जैसे अधूरी दास्तां को आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई हो और गाड़ी हमारे सपनों के घर की ओर बढ़ चली।